नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो केजीएस के द्वारा नया टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बिहार दरोगा का। आज ये दूसरा टेस्ट था जो 12 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज हुआ था। तो उसका जो है यहाँ पर दूसरा टेस्ट है, उसका हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक जो है पूरा एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सभी प्रश्नों का हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ पर स्थित है? तो बताइए आप लोग कहाँ पर है, बताइए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में है। कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में है। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका के बीच द्वार का काम करता है? कौन सा है? तो बताइए आप लोग कहाँ पर कौन सा है? तो ये जिब्राल्टर जल डमरू मध्य हो जाएगा। ठीक है। इसके और फैक्ट्स का बात करें जिब्राल्टर जल डमरू मध्य का, तो ये कहाँ पर है? यहाँ पर बोला गया है कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में। तो यूरोप में तो बहुत सारा कंट्री आता है और अफ्रीका में बहुत सारा कंट्री आता है। तो यूरोप में कहाँ पर है? तो बताइए आप लोग कहाँ पर है? स्पेन में है। कहाँ पर है? स्पेन में है। कहाँ पर है? स्पेन में। स्पेन और अफ्रीका में कहाँ पर है? मोरक्को को जोड़ता है दोनों को आपस में। ठीक है। मोरक्को को आपस में क्या करता है? यहाँ पर जोड़ता है। ठीक है। और ये क्या करता है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से भी जोड़ता है। किसको? भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर से यहाँ पर जोड़ता है। ठीक है। और ये जो जल डमरू मध्य है यानी कि जिब्राल्टर, ये इसका जो चौड़ाई है वो कितना है? बताइए आप लोग कितना है? ये सकरा इस तरह से जो है जल डमरू मध्य है और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 14.3 किलोमीटर है। कितना है? 14.3 किलोमीटर है। ठीक है। और स्पेन से मोरक्को को यहाँ पर ये जोड़ता है। ठीक है। और इसको जो है और क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर भूमध्य जल डमरू मध्य को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार बोला जाता है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार यहाँ पर बोला जाता है। किसको? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य को। ठीक है। तो इतना सारा इसका डिस्कशन हो गया। आप लोग जो है जितने भी डिस्कशन हम करा रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है। सुनने से क्या होगा कि आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सूर्यताप के अवशोषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो बताइए आप लोग किसकी होती है? तो यहाँ इंसोलेशन का बात कर रहा है। इंसोलेशन किसको बोलते हैं? तो ये मान लीजिए कि सन है, तो सन से जितने भी एनर्जी आ रहा है, जितने भी एनर्जी सन से आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं? इंसोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसोलेशन बोलते हैं। ठीक है। इंसोलेशन बोलते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि जितने भी सूर्य से एनर्जी आते हैं और वो जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं? वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वो विभिन्न तत्वों द्वारा अवशोषित हो जाता है। क्या होता है? अवशोषित हो जाता है। और उसमें जो है सबसे ज्यादा जो अवशोषण कौन करता है? यहाँ पर धूल कण करता है। कौन करता है? धूल एवं कण यानी बादल जो है, डी नंबर ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा अवशोषण कौन करता है? धूल कण एवं बादल, ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और वो क्या करता है? धूल कण ये परावर्तित भी करता है यानी कि रिफ्लेक्ट भी करता है और अवशोषित भी करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओजोन गैस के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो ओजोन गैस के बारे में जान लेते हैं। तो ओजोन गैस क्या है? ये क्या करता है? परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। जो परावैंगनिक किरण आता है वायुमंडल में वो क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जलवाष्प दिया गया है, तो जलवाष्प के बारे में देखते हैं। तो ये क्या करता है? दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करता है। जो दीर्घ तरंग विकिरण होता है उसको यहाँ पर वो अवशोषित करता है। उसके बाद यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन, उसके बारे में जान लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि वो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? उसका योगदान रहता है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसमें वह सहायता करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा घास भूमि क्षेत्र बाइसन के चारागाह के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध थी, परंतु अब वहां बाइसन लगभग विलुप्त हो चुका है, यानी कि लगभग विलुप्त होने के कगार पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रेरीज यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और प्रेरीज कहाँ पर है? कहाँ पर है घास का मैदान? तो उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में है। कौन सा? प्रेरीज घास का मैदान है। ठीक है। ये क्या होता है कि ये क्षेत्र बाइसन के प्राकृतिक आवास थे, यानी कि जो प्रेरीज है वो बाइसन के प्राकृतिक आवास थे, लेकिन अत्यधिक शिकार
और कृषि विस्तार और शहरीकरण के कारण अब वहाँ पर क्या हुआ, बाइसन की संख्या बहुत कम रह गई है और वो लगभग जो है वो विलुप्त हो चुके हैं। क्या हो गया, विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन बायोम। ट्रांजिशनल जो बायोम है, ट्रांजिशनल बायोम के रूप में घास भूमियों को किस दो प्रमुख बायोम के बीच रखा जाता है? तो बताइए आप लोग, किसके बीच रखा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए, वन और क्या हो जाएगा, मरुस्थल। यानी कि जो ट्रांजिशनल बायोम है वो किन दो घास भूमियों के बीच रखा जाता है? तो वो वन और मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, वन और मरुस्थल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धारा दोनों यानी कि गर्म और ठंडी जलधाराओं के संयोग से बनी हुई है? ठीक है, यानी कि इसमें से जलधारा दिया गया है और एक ठंडा है और एक गर्म जलधारा से बना हुआ है, उसका यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम बताना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यू फाउंडलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यू फाउंडलैंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद न्यू फाउंडलैंड जो धारा है यहाँ पर वो क्या है कि वो एक विशेष प्रकार का जलधारा है और जो दो प्रमुख धाराओं से बनी हुई है, यानी कि एक गर्म जलधारा है और एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो कौन कौन से मिलकर बना हुआ है, एक गल्फ स्ट्रीम की शाखा है, जो कि गल्फ स्ट्रीम आप लोग पढ़े होंगे। तो गल्फ स्ट्रीम जो होता है, गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जलधारा है। कौन सा है, गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। और दूसरा किससे बना हुआ है, लेब्राडोर से। किससे, लेब्राडोर से बना हुआ, और ये है ठंडी जलधारा से बना हुआ है। ठीक है, ये लेब्राडोर कौन सी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, यानी कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर से दोनों से मिलकर कौन सा बना हुआ है, न्यू फाउंडलैंड बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम के बारे में जान लेते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो क्या है, गर्म जलधारा है। कौन सा है, गर्म जलधारा है, और ये क्या है, न्यू फाउंडलैंड के समीप है। जो गल्फ स्ट्रीम है वो न्यू फाउंडलैंड के समीप स्थित है। ठीक है, उसके बाद लेब्राडोर के बारे में जान लेते हैं। तो लेब्राडोर को क्या है, ठंडी जलधारा है। क्या है, ठंडी जलधारा है, और यह जो है आर्कटिक क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहती है और न्यू फाउंडलैंड के पूर्वी तट के पास गर्म गल्फ स्ट्रीम की शाखा से मिलती है। ठीक है, यानी कि ये ठंडी जलधारा है और ये गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है, और ये दोनों यहाँ पर मिल जाता है। कहाँ पर, जो न्यू फाउंडलैंड है उसके पूर्वी तट पर। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यू फाउंडलैंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, यहाँ पर यदि नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा दोनों बंद हो जाता है तो भारत और चीन के बीच किस क्षेत्र से व्यापारिक संपर्क बनता है? तो वो आपको यहाँ पर बताना है कि नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा अगर दोनों बंद हो जाता है तो अगला जो रास्ता होगा व्यापारिक का, तो वो कौन सा होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है, सिक्किम में है। और जो लिपुलेख है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है बताइए आप लोग, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। अगर ये दोनों बंद हो जाता है तो अगला रास्ता कौन सा बचता है, तो बोमदिला बचता है। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोमदिला हो जाएगा। यानी कि जो नाथुला दर्रा है वो भारत और चीन के प्रमुख सीमा व्यापारिक दर्रे हैं। इनके बंद हो जाने पर अरुणाचल प्रदेश का जो बोमदिला दर्रा है वो शेष आधिकारिक जो है मार्ग बनेगा व्यापारिक के लिए। ठीक है, और इसका जो है बोमदिला दर्रा का कब खोला गया था, 2006 में खोला गया था। कब खोला गया था, 2006 में खोला गया था। ठीक है, और यह दर्रा जो है तवांग जिले में स्थित है। कहाँ पर है, तवांग जिले में स्थित है। तवांग जिला में यहाँ पर ये दर्रा स्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नाथुला दर्रा के बारे में जान लेते हैं। तो नाथुला दर्रा सबसे लोकप्रिय जो है सक्रिय दर्रा है, जो कि चीन और भारत के बीच में व्यापारी का रास्ता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद लिपुलेख जो है वो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा हुआ है। कौन है, लिपुलेख। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोमदिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। किससे जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पर जो सिपकिला है, सिपकिला जो है वो हिमाचल में जो सतलुज घाटी के माध्यम से तिब्बत से जोड़ता है। किसके, सतलुज घाटी के माध्यम से तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पर इसके डिस्कशन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर,
भारत की निम्नलिखित घाटियों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर चंबल घाटी दिया गया है, सिंधु घाटी दिया गया है, नर्मदा घाटी दिया गया है, उसके बाद गंगा घाटी दिया गया है। तो ये इस घाटियों पर आपको विचार करना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी घाटियां अवसादी नहीं बल्कि अवरोही भ्रंश के रूप में बनी हुई है। तो कौन सा हो जाएगा? तो केवल यहाँ पर नर्मदा घाटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केवल यहाँ पर नर्मदा घाटी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कृष्णा नदी के उद्गम स्थल से ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर है, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आगे क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन था उसमें भी ये दिया गया था, जो नर्मदा है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये सही है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है। तो आइए इन तीनों कथनों पर यहाँ पर विचार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है पहला यहाँ पर दिया गया है क्या, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कृष्णा नदी के उद्गम स्थल से ऊंचाई पर स्थित है। ये गलत दिया गया है, ऊंचाई पर स्थित नहीं है, कम ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर जो है, जो गोदावरी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में नासिक में है, वहां से होता है। गोदावरी का कहाँ से उद्गम स्थल होता है? जो महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र से जो त्र्यंबकेश्वर है वहां से क्या होता है कि उद्गम स्थल है। और वो कितने ऊंचाई पर है? 920 के, कितने ऊंचाई पर है? 920 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, उसके बाद जो कृष्णा नदी है उसका उसका जो उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर में स्थित है। कहाँ पर है? महाबलेश्वर से जो है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल होता है, और इसका ऊंचाई कितना है? 1337 जो मीटर है इतना है। तो वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कृष्णा नदी के उद्गम स्थल से ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर कैसे हुआ? इसका 920 है और इसका 1337 है, तो इसके कम ऊंचाई पर, इस तरह से ये जो कथन है वो गलत हो गया। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती थी। ये बिल्कुल सही दिया गया है, दोनों घाटी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर यहाँ पर बहती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा कथन दिया गया है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है। तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। जो ब्रह्मपुत्र होता है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और सिंधु जो है वो जो है यहाँ पर हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से सही दिया गया, यानी कि कौन सा कथन सही हो गया? 2 और 3 सही हो गया, और 1 जो है वो गलत हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, लाल क्रांति से संबंधित राष्ट्रीय मिशन क्या है? क्या है बताइए? तो राष्ट्रीय डेयरी मिशन हो जाएगा, या फिर राष्ट्रीय बागवानी मिशन हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर हो जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना है 10 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर जो है लाल क्रांति जो है वो किससे रिलेटेड है? तो बताइए आप लोग, किससे रिलेटेड है? जो मांस उत्पादन है और टमाटर है उसका उत्पादन से रिलेटेड है। कौन सा? लाल क्रांति, रेड रिवोल्यूशन जो है। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हो गया था? 1980 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1980 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका यहाँ जो इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय बागवानी मिशन हो जाएगा। ठीक है, जो लाल क्रांति है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी मिशन जो दिया गया है वो किससे है? दूध से है, श्वेत क्रांति से। कब किससे है? जो मिल्क है उससे है, श्वेत क्रांति से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला जो है यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दिया गया है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना समान कृषि विकास के लिए है। क्या है? समान जो है वो कृषि विकास के लिए है। उसके बाद यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ये जो है मुख्य रूप से अनाज, दालों और मिलेट्स के लिए यहाँ पर केंद्रित किया गया था, और उसके लिए यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बागवानी मिशन हो जाएगा। कौन? लाल क्रांति, रेड रिवोल्यूशन। और कब स्टार्ट हुआ था? 1980 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है वो हिंदी का दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं। पो प्लस अक शब्द में कौन सी संधि है? तो बताइए कौन सी संधि है? बताइए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अयादी संधि। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, जैसे को तैसा इस लोकोक्ति का सांस्कृतिक और नैतिक संदर्भ में क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? तो बताइए आप लोग क्या है? तो ये क्या है? जैसे के तैसा। तो यह कर्म के सिद्धांत की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश का, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, द फर्नीचर इन दिस रूम आर वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर वेरी एक्सपेंसिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पर आपको क्या करना है कि एरर को ढूंढना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यहाँ पर एरर है, तो यहाँ आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये सी नंबर गलत है, तो सी आज का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक टंकी को भरने के लिए पी क्यू और आर है, ठीक है, पी क्यू आर है, पी क्यू को भरने में कितने 6 घंटे लगते हैं, और क्यू और आर को भरने में 10 घंटे लगते हैं, और आर पी को भरने में 7.5 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर अकेला टंकी को कितने देर में भरेगा, तो बताइए कितने देर में भरेगा। तो यहाँ हम प्रोसेस बता देते हैं, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका जो आंसर है यहाँ पर 30 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसके प्रोसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, P प्लस क्यू, उसके बाद Q प्लस आर, उसके बाद R प्लस P है, ठीक है। इसको भरने में 6 घंटे लगते हैं, इसको भरने में 10 घंटे लगते हैं, इसको भरने में 7.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिएगा, तीनों का आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद इसका अगर एफिशिएंसी निकालेंगे P प्लस क्यू का, तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, और क्यू आर आर का एफिशिएंसी निकालेगा तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, और आर पी का एफिशिएंसी निकालेगा तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, ये 7.5 है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम P प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो यहाँ सबको तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू, क्योंकि दो बार सब आ जाएगा, तो यहाँ 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 5 और 3 8 4 12 हो जाएगा। और यहाँ पर P प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से कट जाएगा तो 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आया मेरा, P प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी कितना आया 6, और P प्लस क्यू का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 5, तो आर का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पूछा जा रहा है कि आर अकेला टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो एफिशिएंसी टोटल यहाँ पर कितना आया 30, और 30 अब बटा आर का एफिशिएंसी कितना आया 1 आया, तो 1 से है जो है इसको डिवाइड कर देंगे 30/1, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि 30 घंटा इसको आर को अकेला भरने में लगेगा। इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है, 7 टू द पावर 1 2 3 को 5 से अगर विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो ये आप लोग सॉल्व करके खुद से देखिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 आएगा इसका शेषफल, ठीक है। आप जो है जो 4 का विभाज्यता रूल है वो आप लगाइएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। तो एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक इसके बाहर का सर्कल है और इसके एक अंदर का सर्कल है, और इस जो त्रिभुज का है समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो 12 दिया गया है। ये तीनों भुजा 12 हो जाएगा क्योंकि त्रिभुज कौन सा दिया गया है, समबाहु दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतःवृत्त यानी इसका और इसका दोनों का यानी कि डिफरेंस कितना होगा, अंतर कितना होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको क्या करना है कि इसका फार्मूला होता है वो फार्मूला हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, उसके बाद आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो परिवृत्त का जो बाहर में जो सर्कल है, परिवृत्त परिवृत्त का यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो त्रिज्या है आर जो है वो क्या हो जाएगा, उसको बड़ी आर मानते हैं। यहाँ पर क्या होता है बताइए, ए बटा √2 होता है। ए यानी कि इसको क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं, ठीक है। भुजा यहाँ पर दिया गया है और √2 होता है, ठीक है। उसके बाद अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या यानी कि उसको हम छोटी आर मानते हैं, तो उसका क्या होता है ए बटा 2√2 होता है, क्या होता है, सॉरी 2√3 होता है, ठीक है, 2√3 होता है। तो यहाँ पर यानी कि भुजा बटा 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ पर 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, आप यहाँ पर देखिएगा। तो एक निश्चित कोड में यहाँ पर दिया गया 5 7 का अर्थ है वार्म वाटर बोतल, 3 4 7 का अर्थ है कोल्ड
वाटर अवेलेबल, और 3 2 5 का अर्थ है बोतल इज कोल्ड। इसको आप ऐसे करके 5 6 7 उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा वार्म वाटर बोतल, इस तरह से आप लिखिएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा, जो कॉमन आएगा वो आपको यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर 6 हो जाएगा। आप लोग खुद से बना के इसको देखिएगा। यहाँ पर हम प्रोसेस बता दिए, 5 6 7 लिखिएगा, उसके बाद वार्म वाटर बोतल लिखिएगा, उसके बाद 3 4 7 लिखिएगा, उसके बाद कोल्ड वाटर अवेलेबल, उसी तरह से आगे जो जो कॉमन आएगा उसको हटा दीजिएगा, बाकी जो मैच करेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे, ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है और ए माइनस का अर्थ है ए बी की माँ है। ए गुना बी का अर्थ है ए जो है वो बी का भाई है। ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन में दर्शाता है कि पी जो है वो आर का दादा है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 आपको यहाँ पर चेक करना होगा। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। तो बी नंबर को हम यहाँ पर सेटिस्फाइड करते हैं। आइए, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? पी प्लस क्यू प्लस आर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इसको दिया गया है। तो आइए इसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ए नंबर ऑप्शन, यहाँ पर ए नंबर जो कथन दिया गया ये वाला, ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये जो है इसका पिता है, किसका है? आर जो है, यानी कि आर जो है, आर का पिता कौन है? क्यू। और फिर क्यू जो है, क्यू का पिता कौन है? पी है। ये भी इसका पिता है, यानी कि आर का पिता क्यू है और फिर क्यू का पिता कौन है? पी है। तो इस तरह से इसमें और इसमें रिलेशन पूछा गया है, यानी कि इसका पिता ये है। तो इस तरह से इसमें देखिएगा तो आर का ये पी क्या हो गया? दादा नहीं हो गया? तो उस प्रकार से ये जो है सेटिस्फाइड कर गया। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार बना के देखिएगा इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। यहाँ पर निम्नलिखित मिश्रित जो श्रृंखला दिया गया है उसमें से आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा जेड जो है वो किसमें, जेड कितना होता है? 26 होता है। फिर एक्स 24 होता है, वी जो 22 होता है, टी 20 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि दो यहाँ पर घट रहा है, यानी कि जेड के बाद एक्स हो गया, एक्स के बाद 22 हो गया, 22 के बाद यहाँ पर वी के बाद यहाँ टी के बाद आर के बाद यहाँ फिर अगला लेटर कौन सा होगा बताइए? यहाँ पर दो घट रहा है, यानी कि 26 24 22 20 18 18 के बाद क्या होगा? 16 होगा। यानी कि ये तो पता चल गया कि पहला लेटर जो है वो मेरा क्या होगा? पी होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कट गया, हट गया, बचा यहाँ ये दोनों ऑप्शन ए और सी बचा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि लास्ट वाला लेटर देखिए, ए यहाँ दिया गया है, डी दिया गया है, जी दिया गया है। तो ए का जो संख्या होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 1, फिर यहाँ 4, यहाँ फिर 7, यहाँ फिर 10, यहाँ फिर एम। तो यानी कि यहाँ पर देखिएगा 3 ऐड हुआ है, 1 के बाद यहाँ 4 आ गया, 4 के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे तो 4 3 7, 7 3 फिर 10, 10 3 13, 13 में फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 16। और 16 में कौन सा अक्षर होता है? पी होता है। तो यानी कि पता चल गया हमें हमको कि लास्ट में भी पी होगा और शुरू में भी पी होगा। तो लास्ट में भी पी और शुरू में भी कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ए ऑप्शन में दिया गया। तो इस तरह से ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। सर जगदीश चंद्र बोस पौधों की वृद्धि मापने के लिए निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा बनाया गया है, लेकिन जो मेनली है क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पौधों का वृद्धि होता है वो किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। इसके पहले जो मैंने सेट कराया था उसमें भी मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? क्रिस्कोग्राफी हो जाएगा, क्रिस्कोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्कोग्राफ हो जाएगा। और इसका जो डेवलप यानी कि आविष्कार इसका कौन किया था? सर जगदीश चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 1895 में। कब किया था? 1895 में किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है? बताइए क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे कि तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तो इसमें जो है यहाँ पर सब मारेगा निकोटीन, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें निकोटीन के अलावा धूम्रपान के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये सभी पदार्थ मिलकर क्या करता है कि कैंसर और हृदय रोग, फेफड़े के रोग आदि का कारण ये सब बनता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर तंबाकू के बारे में और अलग फैक्ट्स का बात करें तो यहाँ पर जो है तंबाकू का वनस्पति का नाम क्या है? बताइए तंबाकू का क्या हो जाएगा? कौन सा परिवार से आता है तंबाकू? कौन सा आता है? बताइए आप लोग। सोलानेसी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोलानेसी हो जाएगा। ठीक है, सोलानेसी हो जाएगा। उसके बाद आप तंबाकू बोर्ड कहाँ पर है? बताइए आप लोग। जो तंबाकू बोर्ड है, तंबाकू बोर्ड जो है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो बताइए आप लोग कहाँ पर बनाया गया है? गंटूर में है, गुंटूर में। कहाँ पर है? गुंटूर में है। और गुंटूर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और उसके बाद जो है, जो भारत जो है वो तंबाकू उत्पादन में कितने नंबर पे है? तो बताइए कितने नंबर पे है? दूसरा पे है। किस पे है? दूसरा पे। और तो पहला नंबर पे कौन है? तो चीन है। पहला नंबर पे कौन है? चीन है। कौन है? चीन है पहला नंबर पे। और दूसरा नंबर पे अपना भारत है तंबाकू उत्पादन में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र की संरचना में सम्मिलित होते हैं, यानी कि गुणसूत्र का जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसमें कौन कौन सा सम्मिलित होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डीएनए और हिस्टोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए और हिस्टोन हो जाएगा। ठीक है। जो गुणसूत्र होता है मुख्य रूप से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लपेटकर न्यूक्लियोसोम बनता है। जो गुणसूत्र का क्या होता है? मूल इकाई होता है, यूनिट होता है। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पर? डीएनए और हिस्टोन हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन जो पाया जाता है वो हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं, यानी कि यहाँ पर आरबीसी का बात कर रहा है। कौन सा? आरबीसी का यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है। तो उसके कमी के कारण क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है, लिपिडीमिया होता है, एनीमिया होता है, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। तो कौन सा होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। जो आरबीसी की कमी के कारण होता है, आरबीसी कमी के कारण होता है, वो एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग जो है वो महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, जो फीमेल होती है उसमें ज़्यादा देखा जाता है आरबीसी के कमी के कारण। ठीक है। और भी एनीमिया जो है और भी कारणों से होता है, जैसे आयरन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर और ऑप्शन का बात करते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस किसके कारण होता है? तो डब्ल्यूसी की जो अधिकता हो जाती है, यानी कि डब्ल्यूसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये जो किसके कारण होता है? इसमें क्या होता है कि जब आपको यानी कि किसी को अगर डेंगू हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स घटने लगता है। आपको पता होगा डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स घटने लगता है। उसी में क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने लगता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिपिडीमिया जो दिया गया है वो किसके कारण होता है? तो रक्त में जो है वो क्या होता है कि ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है कि वसा हो जाता है, यानी कि जो फैट है वो बहुत ज़्यादा ब्लड में मिलने लगता है, जिसके कारण जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और उसके कारण यहाँ पर लिपिडीमिया होने लगता है। तो इस तरह से इसका यहाँ पर डिस्कशन हो गया 24 नंबर प्रश्न का। उसके बाद अगले प्रश्न है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र सीने में दर्द के लक्षण दिखते हैं, इसे कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं बताइए? जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सीने में दर्द होने लगता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, एंजाइना पेक्टोरिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजाइना पेक्टोरिसिस हो जाएगा। ठीक है। तो ये एंजाइना पेक्टोरिसिस क्या है? तो आइए उसको देख लेते हैं। तो एंजाइना जो पेक्टोरिसिस है वह स्थिति है जिसमें हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त जो है ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके कारण सीने में तीव्र दर्द या फिर असहजता होती है। और यह जो है आमतौर पर कोरोनरी जो धमनी होता है, नर्व, उसमें क्या होता है? रुकावट पैदा करता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है एंजाइना पेक्टोरिस होने का लक्षण उसमें ज़्यादा होने लगता है। ठीक है। यहाँ पर जो और ऑप्शन दिया गया है, एरिथ्रोक्लोरोसिस, जो धमनी होता है उसमें क्या होता है? प्लाक जमा होने लगता है और उसके कारण क्या होता है कि एंजाइना का कारण बनता है। ठीक है। और यहाँ पर हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, उसका वो कैसे होता है? तो हृदय के मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो जाता है, यानी कि रक्त नहीं मिल पाता, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है
किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले जाने वाला रसायन कौन सा है? यानी कि अगर किसी भोजन में प्रोटीन है या नहीं, उसको अगर हम जांचेंगे तो कैसे जांचेंगे? तो वो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा हो जाएगा, यानी कि कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि प्रोटीन की उपस्थिति जांचने के लिए बायोरेट परीक्षण, यानी कि बायोरेट परीक्षण किसको बोलते हैं? जो कॉपर सल्फेट है और कास्टिक सोडा है, इस दोनों को क्या बोलते हैं? बायोरेट परीक्षण बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की जांच की जाती है, और इसमें जो है प्रोटीन की जांच होगा तो वो किस कलर का दिखेगा? तो बैंगनी रंग का दिखेगा। किस कलर का दिखेगा? बैंगनी कलर का दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर कॉपर सल्फेट का बात करें तो CuSO4 होता है इसका सूत्र, किसका? कॉपर सल्फेट का। उसके बाद यहाँ पर जो कास्टिक सोडा है, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, ठीक है। सोडियम NaOH इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा को। उसके बाद यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि अगर फल के रस को कुछ दिन तक अगर हम सुरक्षित रखते हैं तो किसका प्रयोग करके सुरक्षित रख सकते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सोडियम बेंजोएट है वो क्या है? फूड प्रिजर्वेशन के लिए उसका काम होता है, किसका? सोडियम बेंजोएट का, ठीक है। और सोडियम बेंजोएट का क्या सूत्र होता है? बताइए आप लोग, क्या होता है? C6H5COONA। ये जो है वो सोडियम बेंजोएट का सूत्र है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, बदलती परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए जो कानून बनाए जाते थे वो क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जवाबित हो जाएगा। जो दिल्ली सल्तनत में बदलती परिस्थिति के अनुसार समय समय पर प्रशासनिक सुविधाओं के लिए जो कानून बनाए जाते थे उसको जवाबित बोलते थे। क्या बोलते थे? जवाबित। आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज अकबर के दरबार में सबसे पहले आया था? यानी कि अकबर के दरबार में जो अंग्रेज था वो सबसे पहले कौन आया था, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉल्फ फिंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉल्फ फिंच हो जाएगा, ठीक है। वो कब आया था अकबर के दरबार में? 1583 में आया था। कब आया था? 1583 में आया था। कब आया था? 1583 में अकबर के दरबार में आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और ऑप्शन का बात करें, विलियम फिंच का बात करें, तो विलियम फिंच कब आया था? बताइए। 1608 में आया था। कब आया था? 1608 में आया था। उसके बाद पीटर मुंडी कब आया था? तो पीटर मुंडी 1620 या फिर 21 के आसपास आया था। 1620 या फिर 21 के आसपास ये पीटर मुंडी आया था। उसके बाद जॉन माल्डेन हॉल जो है वो कब आया था? 1603 में आया था। कब आया था? 1603 में आया था, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉल्फ फिंच हो जाएगा, जो कि 1583 में अकबर के दरबार में आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर, शिवाजी का राज्याभिषेक निम्नलिखित में से किसने कराया था? जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, कौन से जो पंडित थे उन्होंने राज्याभिषेक कराया था, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? गंगा भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा भट्ट हो जाएगा। जो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? 6 जून 1674 को हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1674 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ के किले में। कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ के किले में हुआ था। कहाँ पर? रायगढ़ के किले में हुआ था। और ये जो गंगा भट्ट पंडित थे वो कहाँ के थे? काशी के पंडित थे। कहाँ के थे? काशी जी जो है वहाँ के पंडित थे। काशी के पंडित जी थे, ठीक है। यहाँ के पंडित जी थे। और कब हुआ था? 6 जून 1674 को राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। वे क्या थे? प्रसिद्ध विद्वान थे और वेदांताचार्य थे, जिन्होंने विशेष रूप से जिसको विशेष रूप से यानी कि राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोणदेव के बारे में बात करते हैं। तो कोणदेव कौन था? तो कोणदेव जो था वो शिवाजी के सेनापति थे। कौन थे? सेनापति था। कौन था? सेनापति था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रामदास कौन थे? तो बताइए, रामदास कौन थे? तो ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे? आध्यात्मिक आध्यात्मिक गुरु थे। यहाँ पर लिखा ना रहे सही से, तो आप जो हम बोल रहे हैं वो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। आध्यात्मिक
कौन थे? गुरु थे। कौन? शिवाजी के कौन? रामदास, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। यहाँ पर जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था। एक गुट का निर्माण किया था। उस गुट का नाम क्या था? तो बताइए आप लोग, क्या था? धुरी शक्ति था, महाशक्ति था, साम्यवादी शक्ति या फांसीवाद शक्ति था। तो यहाँ इसका आंसर आप लोग को पता होगा, ये क्या हो जाएगा? धुरी शक्ति हो जाएगा। जापान, जर्मनी और इटली जो एक गुट का निर्माण किया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में, कब? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1939 में। तो उसी टाइम जो है जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, जिसको क्या बोलते हैं? धुरी शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धुरी शक्ति बोलते हैं। ठीक है। और ये गुट का निर्माण कब हुआ था? 1940 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में स्टार्ट हुआ था, और एक साल बाद 1940 में क्या हुआ था? गुट का निर्माण किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट पैक्ट भी बोलते हैं। ट्रिपलेट पैक्ट भी बोलते हैं। ट्रिपलेट पैक्ट भी बोला इसको बोला जाता है, जो तीन जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर बनाया था 1940 में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हमने इतिहास से यही सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। तो ये जो कथन है वो कौन से जो इतिहासकार थे, कौन बोले थे? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीगल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रामा वैद्यनाथन कला क्षेत्र से संबंधित है। किस कला क्षेत्र से संबंधित है वो आपको यहाँ पर बताना है। नृत्य से है, या फिर संगीत से है, या फिर समाज सेवा से है, या फिर साहित्य से है, वो आपको यहाँ पर बताना है। कौन? जो रामा वैद्यनाथन है वो। ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नृत्य से संबंधित है। यानी कि इंदिरा गांधी जो प्रियदर्शनी अवार्ड है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, दर्शनी अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डांस के क्षेत्र में दिया जाता है, नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? दो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। तो एक चीज जो यहाँ पर करंट अफेयर दिया गया है, किसको दिया गया है? रमा वैद्यनाथन को दिया गया है। किस क्षेत्र में? नृत्य में क्षेत्र में। और इंदिरा गांधी जो प्रियदर्शनी अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो डांस में दिया जाता है, नृत्य में दिया जाता है। ठीक है। किसमें दिया जाता है? नृत्य में दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 34 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक संयुक्त समाजवादी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी हुआ, जो गांव में आयोजित किया गया था? मेनली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था। तो ये तो आप लोग सारा जो अधिवेशन है कांग्रेस का वो आप लोग पढ़े होंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? फैजपुर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? फैजपुर में। कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन 1937 कांग्रेस का पहला ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। इस अधिवेशन में पहली बार एक संयुक्त समाजवादी घोषणा पत्र जारी किया गया था, और जिसमें किसानों और मजदूरों के हितों पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है। यहाँ पर एक घोषणा मैनिफेस्टो जारी किया गया था, और जो किसान है और मजदूर है उसके हित के बारे में यहाँ पर बात किया गया था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक ही समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक संपादक मंडल में शामिल नहीं था? वो आपको यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, अबुल कलाम आजाद और मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो यानी कि यहाँ जो अबुल कलाम आजाद है उन्होंने कौन सा पत्रिका लिखा था? अल हिलाल। कौन सा लिखा था? अल हिलाल लिखा था। ठीक है। और कब लिखा था? 1912 में लिखा था। कब लिखा था? 1912 में इसका स्थापना और जो है संपादन किया था। ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो यहाँ पर जो अल हिलाल पत्रिका लिखा था, अल हिलाल पत्रिका जो 1900 कब लिखा था? 12 में लिखा था, उससे मोहम्मद अली जिन्ना जुड़े हुए नहीं थे। तो इस तरह से डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 36 नंबर, कार्बन
परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? इसको श्रृंखलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 37 नंबर, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? जो कैटलिस्ट होता है, यानी कि हाइड्रोजनीफिकेशन में जो कैटलिस्ट होता है वो कौन सा यूज किया जाता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर निकेल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए निम्न में से किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। या 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से आपको बताइए कौन सा हो जाएगा? टेफ्लॉन हो जाएगा। जो नॉन स्टिक बर्तन का जो डंठल होता है उसको पकड़ने के लिए, जो कि ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। उसमें क्या होता है? टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका जो है पूरा नाम क्या है बताइए? बहुलक का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? PTFE बोला जाता है। PTFE बोला जाता है। PTFE बोला जाता है। और इसको पूरा पूरा नाम क्या है? पॉली टेट्रा, उसके बाद फ्लोरोएथिलीन बोला जाता है। फ्लोरोएथिलीन बोला जाता है। एथिलीन इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा PTFE का। ठीक है, और इसका टेफ्लॉन का व्यापारिक नाम क्या है? तो टेफ्लॉन व्यापारिक नाम बोलते हैं, इसको टेफ्लॉन ही बोलते हैं। और यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? यहाँ पर टेफ्लॉन हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आयनन विभव ये भी है, विद्युत ऋणात्मकता ये भी है, परमाणु त्रिज्या ये भी है। यानी घनत्व के बारे में आप सुने हैं, आवर्त सारणी के बारे में आप जब पढ़िएगा तो यानी कि आपको आयनन विभव के बारे में पढ़ना पड़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पढ़ना पड़ेगा, परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन घनत्व के बारे में वहाँ पर आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा। तो ये इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर घनत्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का उदाहरण है? तो कौन सा है बताइए आप लोग? तो यहाँ पेनिसिलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन हो जाएगा। ठीक है, और पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है उन्होंने किया था। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है उन्होंने कब किया था? 1928 में किया था। कब किया था? 1928 में किया था। और कहाँ से किया था? जो फंगस है, पेनिसिलियम जो फंगस है वहाँ से इसका आविष्कार किया था। ठीक है, और ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो क्या करता है? जो बैक्टीरिया का विकास होता है बॉडी में, बैक्टीरिया का जो डेवलपमेंट होता है बॉडी में, उसको क्या करता है? ये रोकता है। क्या करता है? रोकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कैफीन के बारे में देख लेते हैं। तो कैफीन क्या है? कैफीन किस में पाया जाता है? चाय में पाया जाता है, कॉफ़ी में पाया जाता है। ठीक है, चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इंसुलिन क्या करता है? तो बताइए इंसुलिन क्या है? जो डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है, उसके इलाज के लिए इंसुलिन का यहाँ पर टैबलेट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एस्पिरिन क्या है? क्या है एस्पिरिन? यहाँ पर दर्द निवारक है। क्या है? दर्द निवारक है। ठीक है, जो दर्द होता है उसके रिलीफ के लिए यहाँ पर एस्पिरिन टैबलेट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? कौन सा है? मेथेनॉल है, यूजेनॉल है, एथेनॉल है, बेंजीन है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यूजेनॉल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूजेनॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो बताइए आप लोग कौन सा है? तो यहाँ पर C4H10 हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग? क्या होता है? CnH2n प्लस 2 होता है। अगर यहाँ पर C की जगह 4 दीजिएगा तो यहाँ पर 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर C2H2 जो है यहाँ पर ये जो दिया गया है, इसका सूत्र क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? अल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर अल्काइन बोलते हैं। और अल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। जब यहाँ 2 दीजिएगा C2 और H 2 दूना 4 -2 कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? अल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्काइन हो जाएगा। उसके बाद एल्किन का सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग? एल्किन का सूत्र होता है CnH2n होता है। CnH2n होता है। ठीक है, उसके बाद एल्किन का सूत्र क्या होता है? एल्किन बताइए आप लोग? एल्किन का सूत्र अभी हम बताएं, यहाँ पर CnH2n हो जाएगा। उसके बाद एल्केन, ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आंसर जो है वो एल्केन ग्रुप का है। कौन सा ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। कौन सा है? एल्केन ग्रुप का। और एल्केन ग्रुप का सूत्र क्या होता है? Cn, यहाँ पर आप बताएं, हम यहाँ पर
CnH2n+ 2 हो जाएगा, ठीक है। और संतृप्त में क्या होता है, वो सिंगल बॉन्ड होता है, किसमें होता है, C और C कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से इसका यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन सा बनाता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को पता होगा, अवतल लेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 44 नंबर, पारे के स्थान पर किस तरल पदार्थ का उपयोग करने पर से बैरोमीटर की ऊंचाई कम हो जाती है, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पारे के स्थान पर जो तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिससे बैरोमीटर की ऊंचाई कम हो जाती है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा नहीं है, तो बताइए आप लोग, यहाँ पर अल्फा किरण हो जाएगा, एक्स किरण विद्युत चुम्बकीय किरण है, गामा किरण भी विद्युत चुम्बकीय किरण है, रेडियो तरंग भी विद्युत चुम्बकीय किरण है, तरंग है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा किरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा किरण हो जाएगा। और जितना भी यहाँ पर तरंग किरणें दिया गया है, तो वो इसका जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लोलक की लंबाई निर्भर करती है, तो किस पे करती है लंबाई निर्भर, तो बताइए आप लोग। तो यहाँ पर क्या दिया गया, द्रव्यमान दिया गया है, सामग्री दिया गया है, लंबाई दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है। यानी कि सेकंड लोलक किसको बोलते हैं, जिसका जो टाइम पीरियड है 2 सेकेंड अगर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड लोलक बोलते हैं। और टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, फार्मूला 2π√L/g होता है। तो यहाँ पर फार्मूला से आप देखिएगा तो टाइम पीरियड किस पे निर्भर डिपेंड कर रहा है, एक लंबाई पे कर रहा है, और यहाँ एक जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उस पे कर रहा है, यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो होता है उस पे कर रहा है। यानी कि यहाँ पर लंबाई तो दिया ही गया है, यानी कि लंबाई किस पे निर्भर करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम का प्रयोग करने के लिए उपयोग की जाने वाली सेल है, कौन सा सेल है, डेनियल सेल है, लेक्लांसे सेल है, या फिर लेड संचायक सेल है, या फिर मरकरी सेल है, वो आपको यहाँ पर बताना है। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेक्लांसे सेल हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओम का नियम क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेक्लांसे सेल हो जाएगा। ओम के नियम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, बताइए आप लोग, स्थिर वोल्टेज होना चाहिए, वोल्टेज क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। और जो ईएमएफ है, ई ईएमएफ जो है, ईएमएफ वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये सारा कंडीशन क्या है, ओम के नियम का है, और ओम का नियम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप में पानी बह रहा है, ठीक है। यदि पाइप के एक भाग का व्यास कम कर दिया जाए तो उस संकरे भाग में पानी के वेग और दबाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि ये मान लीजिए एक पाइप है, ठीक है। अभी दोनों का क्या है कि जो गोलाई है यानी व्यास है वो सेम है, लेकिन इस पाइप को क्या कर दिया जाए, ऐसे करा दिया जाए, सांकरा किया जाए, यानी कि ये जो है व्यास कम हो गया और इधर ज़्यादा हो गया। तो इस कंडीशन में उसका जो है पानी के ऊपर वेग और दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, वेग और दाब दोनों बढ़ेंगे, वेग बढ़ेगा दाब घटेगा, वेग घटेगा दाब बढ़ेगा, वेग और दाब दोनों घटेंगे। तो कौन सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेग बढ़ेगा और दाब घटेगा। तो आप देखिएगा तो इधर से ज़्यादा चौड़ाई है, यहाँ पर इधर से ज़्यादा पानी जाएगा, यहाँ पर छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, पानी का जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगा, लेकिन कि प्रेशर जो है वो घट जाएगा, क्या होगा, प्रेशर जो है वो घट जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर वेग बढ़ेगा और दाब घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होगा, बताइए आप लोग, क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह क्या होता है, घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर
परिणाम पर काम करता है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप लोग पढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है। और ऊर्जा संरक्षण क्या है, तो ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, तो यही क्या है, ऊर्जा का संरक्षण है। उसके बाद यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है, एल नीनो दक्षिणी दोलन का समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पेरुवियन अपलेविंग का दमन होता है, या फिर प्रवाल विरजन में वृद्धि होता है, प्लवक उत्पादकता में कमी होता है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्लाउड सेवा मॉडल में से कौन सा उपयोगकर्ता का सॉफ्टवेयर को पूर्ण रूप से उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म प्रबंधन के। तो यहाँ पर ये जो है कंप्यूटर क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर सास हो जाएगा, SAAS हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है, 32 बिट प्रोसेसर अधिकतम कितनी मेमोरी को सीधे संबोधित कर सकता है। तो बताइए आप लोग, ये भी क्या है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बताइए आप लोग कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 GB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 GB हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, 2025 वीमेंस रग्बी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो कौन सा देश कर रहा है 2025 में जो वीमेंस रग्बी वर्ल्ड कप हुआ था, उसका मेजबानी कौन सा कर रहा है, तो इंग्लैंड कर रहा है, ये करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन है, नमस्ते योजना किससे संबंधित है। तो बताइए आप लोग किससे संबंधित है, पर्यटन विकास से है, या फिर होटल और पर्यटन कर्मियों के कौशल विकास से है, या फिर कृषि सब्सिडी, या फिर स्वास्थ्य बीमा से है। तो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, होटल और पर्यटन कर्मियों के कौशल विकास से संबंधित है, ठीक है। अगर आपको नमस्ते जो है, अगर नमस्ते का फुल फॉर्म पता है, नमस्ते का फुल फॉर्म पता है, तो आपका आंसर ये, इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो नमस्ते का फुल फॉर्म क्या होता है, नमस्ते यानी कि नेशनल नेशनल मिशन मिशन ऑन हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म टूरिज्म स्किल डेवलपमेंट टूरिज्म स्किल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसी फुल फॉर्म में आपको यहाँ पर सारा कुछ दिख रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, होटल और पर्यटन कर्मियों के लिए कौशल विकास से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन है, AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता किस देश के नेता ने की है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रों, और या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, या फिर जर्मनी का चांसलर, किसने किया है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा इमेनुअल मैक्रों द्वारा किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी इस समिट में भाग लिए थे, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 2025 में हुआ था। AI एक्शन समिट जो है वो कब हुआ था, 2025 में हुआ था। कब हुआ था, फरवरी 2025 में हुआ था। और कहाँ वो हुआ था, जो फ्रांस है वहाँ पर पेरिस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ था। और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। और फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो कौन है, इमेनुअल मैक्रोन है। कौन है, इमेनुअल मैक्रोन है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से यहाँ ऑप्शन गलत दिया गया है, तो ये इसको बी बना लीजिएगा, इसको सी, इसको डी बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार 2025 में भारत का रैंक क्या है। तो बताइए भारत का रैंक क्या है, तो यहाँ पर 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 2025 में, उसमें जो है भारत का रैंक कितना है, 130 है। कितना है, 130 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में प्रकाशित प्रोफेट सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताइए कौन है, तो ये हो जाएगा पॉल लिंच हो जाएगा, ठीक है। जो प्रोफेट सॉन्ग है उस पुस्तक के लेखक कौन है, पॉल लिंच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो यहाँ पर किसे प्रदान किया, तो यहाँ पर 2024 का पूछा जा रहा है, तो नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। और ये कहाँ का है, ईरान का है। कहाँ का है, ईरान का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा GI टैग वाला उत्पाद बिहार के नालंदा जिले से जुड़ा हुआ मिठाई है। तो यहाँ पर बिहार का क्वेश्चन, बिहार स्पेशल पूछा गया है, और
नालंदा जिले के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा, कौन सा जीआई टैग वहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर सिलावा खाजा हो जाएगा। आपको लोग को जो नालंदा होगा उसको पता होगा, जो सिलावा खाजा है उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और जो मगही पॉन है वो कहाँ पे दिया गया है, बिहार का ही है, उसको भी जीआई टैग मिला है। तो वह कहाँ का है, गया का है। जो मगध वाला क्षेत्र है गया, उसको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और मंजूषा आर्ट आपको पता है ये कहाँ का है, मधुबनी का है। कहाँ पर है, मधुबनी का है। उसके बाद जो सुजनी एम्ब्रॉयडरी है वो भी यहाँ पर जीआई टैग उसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गगनयान जो 1 है वो कब लॉन्च होने वाला है, तो बताइए आप लोग कब लॉन्च होने वाला है, तो ये 2025 में हो जाएगा। कब हो जाएगा, 2025 में लॉन्च होगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति के तहत आता है, तो कौन सा आता है, स्वयं आता है, ई पाठशाला आता है, या फिर दीक्षा आता है, तो बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति के तहत आता है। ये सभी जो पोर्टल दिया गया है, स्वयं पाठशाला, दीक्षा, ये सभी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 63 नंबर 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया, 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है, तो बताइए आप लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लास्जलो है क्रानोस्काई, उसको यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इसको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने से पहले किस उच्च पद पर कार्यरत थी। आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले ही जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ था, पूरा आग वगैरह लगा दिया गया था, तो जिसको जेनजी प्रोटेस्ट बोलते हैं, वहाँ का जो अभी अंतरिम प्रधानमंत्री है वो किसे नियुक्त किया है, सुशीला कार्की को नियुक्त किया है। और जो सुशीला कार्की है इससे पहले वो किस पद पर था, तो वो नेपाल की जो मुख्य न्यायाधीश है उस पे वो पहले काम कर चुके हैं। जो नेपाल का मुख्य न्यायाधीश है उस पे वो पहले काम कर चुके हैं, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है किस पद पर था, तो यहाँ पर नेपाल की मुख्य न्यायाधीश थी वो पहले, तो बी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो बताइए किस स्थान पर किया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। और इसमें जो है यानी कि मेल और जो फीमेल है दोनों में जो है वो इंडिया विनर रहा है, यानी जो अपना भारत है वो विनर रहा है दोनों में, मेल और फीमेल में, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसके बाद यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था जो बिहार की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित था, तो यहाँ पर इसका आंसर गत सिंह हो जाएगा। बी और सी में दोनों में सेम दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गत सिंह हो जाएगा। यानी कि शुभंकर क्या था, गत सिंह था। इसमें गज यानी कि हाथी भी था और सिंह यानी कि शेर भी था, ठीक है। और दोनों जो है यहाँ पर इसका प्रतीक क्या था, यानी कि शक्ति और साहस का प्रतीक था। क्या था, शक्ति और साहस का प्रतीक था, ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो मई 2025 में आयोजन किया गया था। कब किया गया था, मई 2025। और बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। जो बिहार का 5 जिला है उसमें यहाँ पर आयोजन किया गया था। आपको बताना है कि वो 5 जिला कौन कौन सा है, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है कि 5 जिला जो है वो कौन कौन सा जिला है, ठीक है। महाराष्ट्र कितने में था, फर्स्ट रैंक पर आया था, यानी कि महाराष्ट्र जो है 158 जो मेडल है वो जीता था और फर्स्ट रैंक पे आया था कौन, महाराष्ट्र। और अपना जो बिहार है, बिहार जो है अपना, उन्होंने कितना पदक जीता था, कितना मेडल जीता था, 36 मेडल। कितना, 36, जिसमें से 7 जो है वो गोल्ड था और 11 जो है वो सिल्वर था और 18 जो है वो ब्रॉन्ज था, ठीक है। 7, 11, 18 था, ठीक है। और टोटल कितना था, 36 पदक जीता था बिहार ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक्सियोम यानी ए एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्सियोम 4 मिशन में भारत का कौन सा अंतरिक्ष यात्री आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाला जो मई 2025 में निर्धारित किया गया था, उसमें कौन सा है, तो आप लोगों को पता होगा जो शुभांशु शुक्ला है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, वो यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर वो जो 14 दिन है वो वहाँ पर बिता के आए थे। कितने दिन, 14 दिन। कितने दिन, 14 दिन वो बिता के आए थे, ठीक है। आपको बताना है कि जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है वो जो है उनके साथ और कौन कौन गया था वो आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 का थीम क्या था, तो क्या था थीम, ये करंट का क्वेश्चन है, तो बताइए, प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक
प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसका क्या था, थीम था, क्या था, थीम था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस महीने को मलेरिया रोधी माह, एंटी मलेरिया मंथ के रूप में घोषित किया है? तो किस मंथ को किया है? तो यहाँ पर जून हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बताइए आप लोग किस राज्य में है? तो यहाँ पर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और ये नवीनतम है और 58वां, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 58वां टाइगर रिजर्व है, नवीनतम है, ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की 2025 की नवीनतम व्याख्या के अनुसार सही कथन कौन सा है? तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला दिया गया है, राष्ट्रपति को निर्णय हेतु कोई सीमा नहीं है, तो ये गलत है, सीमा यहाँ पर दिया गया है, निर्धारित किया गया है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर ऑप्शन है, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों बिल को अनिश्चित काल तक रोक सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है, अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकता है। राज्यपाल को 1 माह, वो राष्ट्रपति को 3 माह में निर्णय देना होगा। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है, राष्ट्रपति राज्य सरकार की सलाह पर स्वीकृति दे सकता है, तो यहाँ पर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल को 1 माह और राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर किसी भी बिल को वो उसको जवाब देना होगा, ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार आयोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? आप लोग जियो पार्टी पढ़े होंगे, जियो पार्टी पढ़े होंगे, किस आर्टिकल में? 20 में है, 20 1 2 3 इस तरह से करके है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 का 2 जो है उसमें क्या कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा उसको दिया जाएगा, ठीक है, एक सजा के लिए एक ही अपराध दिया जाए, एक ही सजा दिया जाएगा, ठीक है। और 20 का 1 में क्या है? यहाँ जो 20 का 1 दिया गया है, 20 का 1 में क्या है? तो एक्स पोस्ट फैक्टो है, लॉ है, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, यानी कि किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जो अपराध बनने से पहले किया गया हो, ठीक है। अपराध करने से पहले क्या कानून था उसके हिसाब से दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कि अपराध के बाद, यानी कि अगर उसको सजा हो गया है उस टाइम भारत सरकार में, भारत में कौन सा कानून है उसके हिसाब से सजा उसको दिया जाएगा। तो ये किस में है? 20 का 1 में है, ठीक है। उसके बाद 20 का 2 में क्या है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा अभियोजित, यानी कि दोबारा उसको दंडित नहीं किया जाएगा। और 20 का 3 में क्या है? क्या है बताइए आप लोग? किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को, यहाँ पर 20 का जो 3 दिया गया है उसमें क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया जिसमें प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य शामिल थे? तो बताइए कब निरस्त किया गया? तो ये जो 7वां संशोधन अधिनियम आया था 1956 में, उसी में इसको निरस्त किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन है, छठी अनुसूची के तहत जिला परिषदों के संबंध में किसकी पूर्वानुमति से राज्यपाल किसी जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के अधिनियम को रद्द या निलंबित कर सकता है? तो बताइए आप लोग किसका अनुमोदित कर सकता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा। और छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो बताइए आप लोग, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, आदिवासी क्षेत्र, कौन कौन सा? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। कौन कौन सा? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य है उसके बारे में यहाँ पर छठी अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, 2025 में प्रकाशित किताब मदर मैरी कम्स टू मी किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका द्वारा लिखी गई है जो संस्मरण और उनकी मांग को समर्पित है? तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर अरुंधति रॉय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अरुंधति रॉय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो कौन था? तो यहाँ पर बलराम जाखड़ था, जीवी मावलंकर था, के.एस. हेगड़े था, एच.एन. बहुगुणा था। कौन था बताइए आप लोग? तो यहाँ जीवी मावलंकर हो जाएगा। आप लोग को पता होगा जो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर था, और उन्हीं के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया था। और कब लाया गया था? 1956 में। कब लाया गया था? 1956 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, युगादि किसका नव वर्ष है?
यहाँ पर युगादि जो है वो किसका नववर्ष है? तमिल का है, कन्नड़ और तेलुगु का है, बंगाली का, मराठी किसका है? तो यहाँ पर कन्नड़ और तेलुगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्नड़ और तेलुगु हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकारी परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सरकारी आयोग हो जाएगा। और ये कब आया था? 1983 88 में आया था, 83 से 88 में आया था। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता भारत में पहली बार किस वर्ष मिली? तो किस वर्ष मिला है? बताइए आप लोग, किस वर्ष मिला है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1985 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1985 हो जाएगा। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता पहली बार 1985 में मिली, और यह मान्यता 52वें संविधान संशोधन, जो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, उसमें उसको मान्यता दिया गया था। कब हुआ था? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको मान्यता दिया गया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 80 नंबर, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोटम आंदोलन चलाया था? किस राज्य ने चलाया था? तो बताइए आप लोग। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। यह आंदोलन साम्यवादी दलों द्वारा संयुक्त रूप से किसानों के हितों की रक्षा और भूमि सुधार के लिए चलाया गया था। ठीक है। किसके लिए चलाया गया था? भूमि सुधार के लिए यहाँ पर चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? आंध्र प्रदेश में। कौन सा आंदोलन? भू पोर्टम आंदोलन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भेड़ नस्लों को उनकी विशेषताओं से मिलान करना है। यहाँ पर भेड़ नस्ल दिया गया और उसका विशेषता जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ए का 2 यानी कि चोकला। चोकला किसको बोलते हैं? चोकला जो है वो भारत की मेरिनो महीन ऊन देती है, यानी कि चोकला जो है वो महीन ऊन है, और मगरा जो है वो मोटी ऊन है। क्या है? मगरा जो है वो मोटी ऊन है। और सी का 4 यानी कि नाली जो है वो क्या करता है? गंगानगर, वो हनुमान नगर क्षेत्र में, गंगानगर और हनुमान नगर कहाँ है? राजस्थान में है। तो वहाँ जो है उस क्षेत्र में ये जो भेड़ है वो पाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो पूगल है वो क्या है? बीकानेर क्षेत्र में पाया जाता है। जो पूगल है वो भेड़ कहाँ पाया जाता है? जो बीकानेर क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? तो बताइए कौन करता है? आरबीआई करता है, वित्त मंत्रालय करता है, नीति आयोग करता है, या फिर सांख्यिकी मंत्रालय करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय करता है। जो राजकोषीय नीति है उसका जो है संचालन कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? जो आरबीआई है वो, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जो है उसका संचालन कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, किसी विशेष वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसको आप लोग को पता होगा, जीडीपी बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 84 नंबर, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो बताइए किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कब दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और उस टाइम जो है प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस टाइम जो है जब ये नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? तो बताइए आप लोग कौन था? और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है टाइम पीरियड क्या था? 1974 से 79, 1974 से 79 में यहाँ पर नारा दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? कौन से प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना दिया गया, इसका समय कब था? बताइए आप लोग, कब था? 1908 जो है 1992 से 97 था। 1992 से 97 था। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 8वीं का 1992 से 97 था। उसके बाद यहाँ पर 12वीं दिया गया है, तो 12वीं का कब था? बताइए आप लोग, कब था? 2012 से 17 था, और यही लास्ट पंचवर्षीय योजना था। 2012 से 17 कौन सा? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। उसके बाद चौथा कब था? चौथा का टाइम पीरियड क्या था? बताइए आप लोग। 1969 से 74, 1969 से 74 था। किसका? चौथी का, चौथी पंचवर्षीय योजना का 1969 से 74 था। और 8वीं का कब था? 1992 से 97 था। और 5वीं का कब था? 1974 से 79 था। किसका? 5वीं का। और 12वीं का कब था? 2012 से
2017 तक था और यही जो है वो लास्ट पंचवर्षीय योजना था। और उसके बाद 2015 में क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। ठीक है, 2015 में 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हो गया। और आपको यहाँ पर क्या बताना है कि जो गरीबी हटाओ नारा दिया गया था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था भारत का, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, श्रम को उत्पादन का कौन सा कारक कहा जाता है, कौन सा कारक कहा जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा कारक कहा जाता है, तो ये वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वे उत्पादन के तत्व हैं और जिनकी मात्रा उत्पादन के स्तर के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी प्रोडक्शन में हमको 10 मजदूर का काम है। ठीक है, उसमें प्रोडक्शन इतना हो रहा है और फिर हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को क्या करना, मजदूर को बढ़ाना होगा, 10 से 15 करना होगा या फिर 20 करना होगा। तो ये वेरिएबल है, बढ़ घट सकता है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर ये ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वह कंपनी जो मुख्य भूमि चीन के बाहर पंजीकृत है लेकिन जिसका नियंत्रण चीनी सरकार या चीनी व्यक्तियों के पास है और जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, उसे क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर मेनली कहा गया कि कंपनी किसी दूसरे देश का है और दूसरे देश व्यक्ति उसको चला रहा है और किसी दूसरे देश के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टेड है, तो उस कंपनी को यहाँ को उस कंपनी को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, रेड चिप कंपनी कहेंगे। ठीक है, रेड चिप कंपनी कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों के बढ़ने की उम्मीद करता है उसे क्या कहा जाता है। आप लोग पढ़ेंगे शेयर बाजार में एक बुल होता है, एक बियर होता है। ठीक है, तो बुल क्या करते हैं, अगर जो उम्मीद करता है कि शेयर क्या होगा, बढ़ेगा, शेयर क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसको बुल बोला जाता है। और शेयर अगर घटता है तो उसको क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि कीमतों के बढ़ने की उम्मीद करता है तो यहाँ पर बुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा, प्राथमिक राजस्व घाटा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो बताइए आप लोग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो बताइए आप लोग, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यहाँ पर जो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सुपोषण निम्न में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, बताइए आप लोग किससे संबंधित है, सुपोषण किसको बोलते हैं। यहाँ हो जाएगा, जल में पोषक तत्वों की अधिकता को क्या कहा जाता है, सुपोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपोषण कहा जाता है। 91 नंबर, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थल पर विचार करें। यहाँ पर मैंग्रोव स्थल दिया गया है और उस पर आपको विचार करना है। तो ठीक है, आइए विचार करते हैं। यहाँ पर पहला जो दिया गया है, पिच्चावरम दिया गया है। ठीक है, पिच्चावरम कहाँ है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पे है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पे है। ठीक है, उसके बाद मुथुपेट दिया गया, मुथुपेट कहाँ है, ये भी तमिलनाडु के पूर्वी तट पे है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर है। ठीक है, उसके बाद कुंडापुर, कुंडापुर कहाँ पे है, बताइए आप लोग कहाँ पर है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर है, पश्चिमी क्षेत्र पे है। ठीक है, पश्चिमी तट पे है कुंडापुर, जो कर्नाटक है उसके पश्चिमी तट पर है। ठीक है, उसके बाद भितरकनिका आप लोगों को पढ़ा होगा, पढ़े होंगे आप लोग, कहाँ पर है भितरकनिका, उड़ीसा के पूर्वी तट पे है, उड़ीसा के पूर्वी तट पर है। ठीक है, उसके बाद गुनेरी, गुनेरी कहाँ है, गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में, गुजरात के जो है वो पश्चिमी तट पे है, कहाँ पर है, पश्चिमी तट पे है। तो ये पिच्चावरम कहाँ होगा, तमिलनाडु में, मुथुपेट तमिलनाडु में, कुंडापुर कर्नाटका में, भितरकनिका ओडिशा में और फिर गुनेरी कहाँ पर है, गुजरात में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, यहाँ पर तो कौन कौन सा पूर्वी तट पे स्थित है, बताइए आप लोग, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द जॉयफुल एनवायरमेंट लिस्ट के लेखक कौन है, तो कौन है लेखक, बताइए आप लोग कौन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसाबेल लोसाडा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, इसाबेल लोसाडा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से स्मॉग बनता है, किसके मिश्रण से बनता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, किसके मिश्रण से बनता है, धुआं और धुंध हो जाएगा यहाँ पर, जो बी नंबर ऑप्शन है, धुआं और धुंध यहाँ पर स्मॉग बनता है। ठीक है,
उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलते हैं, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थान को क्या बोलते हैं? तो ये आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ियां हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी है वो, उसको मिलन बिंदु बोलते हैं, किसका? पूर्वी और पश्चिमी घाट का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? तो कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था वो बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये जोड़ा गया था। ठीक है, ये जोड़ा गया था, और कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और इसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है 42वें संविधान संशोधन, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में अग्रहर शब्द का क्या तात्पर्य था? बताइए क्या तात्पर्य था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि, ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो अग्रहर शब्द था वो किससे संबंधित था? तो बताइए आप लोग, किससे संबंधित था? तो जो ब्राह्मणों को दान दी गई कर मुक्त भूमि था, उससे यहाँ पर संबंधित था। ठीक है, उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्योत्तर काल का व्यापारिक केंद्र रोमन साम्राज्य के साथ सबसे सक्रिय व्यापार के लिए जाना जाता था और इसका उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है? बताइए 97 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए, अरिंका मेंडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरिंका मेंडू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो अरिंका मेंडू है एक प्राचीन बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था, जो आज के तमिलनाडु के पुडुचेरी के पास स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? पुदुचेरी के पास स्थित है, और यह मौर्योत्तर काल में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है वो अरेकमेंडू का उल्लेख रोमन व्यापारियों द्वारा भारतीय वस्त्र, मसाले और रत्न और हाथी के दांत के लिए प्रमुख केंद्र, यानी कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता था। ठीक है, कौन? अरेकमेंडू। ठीक है, यहाँ से जो समुद्री मार्ग के माध्यम से रोमन साम्राज्य का निर्यात किया जाता था। कहाँ से? अरेकमेंडू से जो है वो यहाँ पर समुद्री मार्ग के माध्यम से रोमन साम्राज्य को निर्यात किया जाता था। ठीक है, ये सबको, और क्या क्या निर्यात किया जाता था? जो मसाला है और भारतीय वस्त्र है और हाथी के दांत है या फिर रत्न है, ये सब जो है वो निर्यात किए जाते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, गंधार कला शैली की मूर्तियां बनाने में मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? तो बताइए आप लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीला धूसर सिप्ट पत्थर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है की गणना के लिए किस आयु वर्ग के शिशुओं बच्चों को शामिल किया जाता है? यानी कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, उसमें किस एज को गणना किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको यहाँ पर काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G7 के सभी सदस्य G20 के भी सदस्य हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सभी 5 अस्थायी सदस्य G20 के भी सदस्य हैं। 2000 वर्ष 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए सदस्यों में अर्जेंटीना भी शामिल है। तो यहाँ पर कथन दिया गया, उसका हिसाब से यहाँ पर आपको ऑप्शन को चूज करना है। तो G7 के यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, G7 के सभी सदस्य G20 के भी सदस्य हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी 5 अस्थायी सदस्य G20 के भी सदस्य हैं, तो ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा कथन है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए सदस्यों में से अर्जेंटीना भी शामिल, तो ये अर्जेंटीना शामिल नहीं है, ये पहले घोषणा किया था कि हम शामिल होंगे, लेकिन बाद में ये मना कर दिया, तो इस तरह से ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आपको सही कथन चूज करना, तो 1 और 2 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके और फैक्ट्स का बात करें तो G7 में कौन कौन सा सदस्य आते हैं? जो G7 है उसमें कौन कौन सा देश आते हैं? यहाँ पर हम जो है, कलम मेरा सही से काम नहीं कर रहा, तो आपको हम जो बोल रहे हैं वो आपको यहाँ से ध्यान से सुनना है। कौन कौन सा आता है? कनाडा, क्या आता है? कनाडा, उसके बाद फ्रांस आता है, उसके बाद
जर्मनी आता है, क्या आता है, जर्मनी आता है, उसके बाद इटली आता है, उसके बाद जापान आता है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके आता है, किसमें, G7 कंट्री में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो 5 सदस्य ब्रिक्स में शामिल हुआ था, उसमें कौन कौन सा था, बताइए आप लोग कौन कौन सा। पहला तो मिस्र था, मिस्र हो गया, उसके बाद ईरान हो गया, ईरान हो गया, उसके बाद सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब हो गया, और उसके बाद यूएई हो गया, यूएई हो गया, उसके बाद इथोपिया हो गया, उसके बाद इथियोपिया हो गया, ठीक है। तो ये 5 जो कंट्री है वो शामिल हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने पूरे एक से लेके 100 प्रश्नों तक मैंने सभी प्रश्नों का पूरा डिस्कशन के साथ एनालिसिस किया, और जितने भी ऑप्शन दिए गए थे उसका भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है, सारा एनालिसिस। और वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी प्लीज़ आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट जो सेट टेस्ट होगा उसमें,